हेलो फ्रेंड्स। ये पर्टिकुलर वीडियो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रिगार्डिंग है, जो कि 2015 का एक्ट है। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स और 112 सेक्शंस हैं। और ये पर्टिकुलर वीडियो लॉ एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे कि एप्रीहेंशन, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के रिगार्डिंग केयर एंड प्रोटेक्शन, जुवेनाइल बोर्ड के रिगार्डिंग प्रोविजंस, वेलफेयर कमिटीज, कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोसीजर है फॉर द चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पार्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी, रिगार्डिंग एप्रीहेंशन, ये सब कवर किया जाएगा वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विद रिगार्ड टू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको मैं पूरे के पूरे बेयर एक्ट, कहाँ से आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कौन सी प्रोविजंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर प्रीलिम प्रोविजंस हैं, जो कि सेक्शन नंबर 1 और 2 डील करता है इसमें। जो चैप्टर नंबर 2 है, जब आप बेरेक्ट चेक करेंगे, इवन अभी हम स्टार्ट करते हैं इसमें, दैट इज रिगार्डिंग द जनरल प्रिंसिपल्स, और इसके रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 3 है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसके, दैट इज चैप्टर नंबर 3 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चैप्टर नंबर 4 प्रोसीजर विद रिगार्ड टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चैप्टर नंबर 5 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चैप्टर नंबर 6 रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चैप्टर 7 रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग। अब जो फर्दर इसके नेक्स्ट प्रोविजन है, चैप्टर 8, 9 एंड 10 अदर ऑफेंसेस एंड मिसलेनियस। इनमें से कुछ सिलेक्टेड प्रोविजंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो कवर की जाएंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आपको इसमें या तो आप सब कुछ बेयर एक्ट पे मार्क कर सकते हैं, या आप ये वीडियो सेव कर सकते हैं, ताकि आप इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रिवाइज कर पाएं एग्जामिनेशन से पहले। तो यहाँ पे जैसे ये एक्ट है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन एलिज्ड एंड फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पूरे का पूरा एक्ट इसके रिगार्डिंग रिवॉल्व करेगा चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ विद केयर एंड प्रोटेक्शन, and children in need of care and protection by catering to their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social reintegration by adopting a child friendly approach in the adjudication and disposal of matters in the best interest of children and for their rehabilitation। तो पूरे का पूरा एक्ट है जो वो चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन की बात करेगा ओवरऑल, प्लस विद रिगार्ड टू चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। दोस्तों यहाँ पे जो मीनिंग है ना, जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड फॉर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो हम सेक्शन 2 एक बार चेक करते हैं। सेक्शन 2 में सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर्ड हैं, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ प्लस चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब है अ चाइल्ड हु इज एलिज्ड or found to have committed an offense and who has not completed 18 years of age on the date of commission of such offense। very very important definition का नंबर प्लस रिगार्डिंग एज, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। देन इट इज रिगार्डिंग चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो उस केस में क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हु इज फाउंड विदाउट एनी होम, तो वो बच्चे कौन से हैं, without any home, found working in the contravention of labor laws, resides with a person, whether a guardian of the child or not, and such person has injured, exploited, abused or neglected the child। मतलब किसी भी कारण चाइल्ड का प्रॉपर केयर नहीं हो पा रहा, threatened to kill, injure, exploit or abuse the child, has killed, abused। इवन दोस्तों यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड, कि आप उसको बच्चे को सेल कर दो टू बी यूज एज बेगर्स, ये सब कवर्ड है एक्ट में। तो हम वन बाय वन सारी प्रोविजन एक बार गो थ्रू करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन नंबर 2। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स का ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम किसी भी क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं, व्हाट इज अरेस्ट, बट यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज एप्रीहेंशन। फाइन। दूसरा जो पर्टिकुलर वर्ड है दैट इज कि जो हम बात करते हैं कोर्ट या प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ पे जो मेजर सबसे पहले रोल है, फर्स्ट इट इज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, देन इट इज चिल्ड्रंस कोर्ट, मतलब एक डेडिकेटेड सेपरेट कोर्ट है।
देन वी टॉक अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एनी अपील और समथिंग, राइट। तो वहां पे आगे जाके बात करेंगे कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का क्या रोल है, बट जो बेसिक रोल है दैट इज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रिगार्डिंग चिल्ड्रन कोर्ट एंड वेलफेयर कमिटीज। तो आपको ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये सारे का सारा एक्ट इन सब 4-5 चीजों के अराउंड रिवॉल्व होगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, इसमें कुछ डेफिनेशंस है जो आपको डेफिनेशन का नंबर भी याद रखना है। अबंडल चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड डिसर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्डियंस। तो ये डेफिनेशन आप मार्क कर सकते हैं। देन एडॉप्शन का मीनिंग है means the process through which the adopted child is permanently separated from his biological parents and becomes the lawful child of his adoptive parents with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child। और दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जब हम नॉर्मली किसी लॉ में अडॉप्शन की बात करते हैं वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है, रिलीजन का रेफरेंस दिया जाता है कि हिंदू, सिख, मुस्लिम। ये जो एक्ट है, इस एक्ट का एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है दैट दिस एक्ट इज सेकुलर। यहाँ पे किसी भी तरह का रिलीजन, वेन एवर वी टॉक अबाउट द एडॉप्शन पार्ट, तो वहाँ पे रिलीजन रेलिवेंट नहीं है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एडॉप्शन रेगुलेशंस मीन द रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। तो आपको पहले 2 डेफिनेशंस मार्क करने हैं। देन आफ्टर केयर एक बार आप रीड कर सकते हैं। आफ्टर केयर का मतलब स्पोर्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज टू पर्सन हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स बट हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। देन अथॉरिटी का डेफिनेशन बेगिंग जनरल डेफिनेशन है, राइट। बोर्ड मीन्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो पूरे एक्ट में जब भी वर्ड यूज किया जाएगा बोर्ड, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है या आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लस फर्दर, जैसे कि आपने पहले वीडियोस में कमेंट किया कि सर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इसके रिगार्डिंग पोस्ट कीजिए। लाइकवाइज आप कमेंट बॉक्स में वीडियोस जो भी आपको लगता है कि आप ये इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हैं कि मैं कवर करूं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मेरे को पता चले कि इन विच पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी। आई विल जस्ट पोस्ट अ वीडियो फॉर द सेम। नेक्स्ट, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद जो डेफिनेशन है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। तो इसका जो कंटेंट है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मीन्स अ चाइल्ड हु इज फाउंड विदाउट एनी होम और सेटल प्लेस ऑफ अबोर्ड, मतलब जो रहने की जगह, एंड विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ हु इज फाउंड वर्किंग इन कंट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉज, हु रिजाइड्स विद द पर्सन वेदर गार्डियन और चिल्ड्रन एंड सच पर्सन इंजर्ड एक्सप्लॉइटेड। जैसे कि पहले बात की थी कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट कवर्ड है। चाइल्ड फ्रेंडली जनरल डेफिनेशंस, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ये कौन है? मीन्स एन ऑफिसर अटैच टू अ चिल्ड्रंस होम फॉर कैरिंग आउट द डायरेक्शंस गिवन बाय द कमिटी, जैसे कि वेलफेयर कमिटीज हैं, एज द केस में बी द बोर्ड विद सच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इसको आप मार्क कर सकते हैं एक बार डेफिनेशन। देन चिल्ड्रंस कोर्ट, जिसके रिगार्डिंग मैंने इंट्रोडक्शन में बात की। चिल्ड्रंस कोर्ट वो कोर्ट है एस्टेब्लिश्ड अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट 05 और अ स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 012 wherever existing and where such courts have not been designated the court of session having jurisdiction to try offences under the act। तो मैंने बात की थी कि हम इसमें बात करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन का कहाँ रोल आएगा और इवन हाई कोर्ट का। तो जैसे कि इस डेफिनेशन में अगर कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं है, इन दैट केस द कोर्ट ऑफ सेशन विल हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई द ऑफेंसेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, फोस्टर केयर, अदर देन द चाइल्ड्स बायोलॉजिकल फैमिली दैट हैज बीन सिलेक्टेड, क्वालिफाइड, अप्रूव्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग सच केयर। उसको एक प्रॉपर डोमेस्टिक वैसा एक माहौल प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चे को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो सके। देन गार्डियन जनरल डेफिनेशन, जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हु इज विदाउट बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव पेरेंट्स और लीगल गार्डियन और हुज लीगल गार्डियन is not willing to take or capable of taking care of the child. The reason could be anything. तो ऑर्फन की डेफिनेशन आप मार्क कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट मीन्स अ यूनिट ऑफ द पुलिस फोर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और सिटी और एज द केस में बी एनी अदर पुलिस यूनिट लाइक रेलवे पुलिस डीलिंग विद चिल्ड्रन एंड डेजिग्नेटेड एज सच फॉर हैंडलिंग चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 107। तो दोस्तों, जब हम मिसलेनियस पार्ट करेंगे with regard to the miscellaneous provisions for this particular act, उसमें हम 107 के अंडर
ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसका यहाँ पे रीज़न क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि कोई भी इंसान है, अगर हम उसको डील करते हैं एक प्रॉपर पुलिस मतलब स्ट्रिक्ट नेचर से, इंसान डर जाएगा। उस चीज़ को थोड़ा कंफर्ट लेवल पे लेके आने के लिए, क्योंकि ये जुवेनाइल्स के रिगार्डिंग लॉ है, दैट इज़ द नीड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल यूनिट्स। तो इनकी ट्रेनिंग सब कुछ उस हिसाब से होता है ताकि बच्चे पे एक मेंटल प्रेशर ना पड़े। स्पेशल होम इस केस में कौन इस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट और बाय वॉलेंट्री और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर होम्स कौन इस्टेब्लिश करता है, दे आर इस्टेब्लिश बाय, या फिर हु इज़ नॉट अ पार्टी। तो यहाँ पे किसी भी तरह का मतलब एडिशनल जो ये चीज़ें कवर्ड हैं सिर्फ यही होगा यहाँ पे, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, वॉलेंट्री और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 48 फॉर हाउसिंग एंड प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। तो आप ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मार्क कीजिए। देन स्पॉन्सरशिप मतलब कोई बच्चे के रिगार्डिंग अपब्रिंगिंग को स्पॉन्सर कर रहा है टू मीट द मेडिकल, एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। कई बार सुनने में आता है कि एक कंपनी में इतने बच्चों को स्पॉन्सर किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेक्शन 3 है, दैट इज प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। मतलब कि जब हम एक्ट को ओवरऑल पढ़ेंगे तब ये चीज़ें रखनी है ध्यान में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो बोर्ड है, दैट इज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जुवेनाइल बोर्ड की, एंड अदर एजेंसीज एज द केस में भी, कि आपको इन चीज़ों का प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, बेस्ट इंटरेस्ट, ये जनरल एक गाइडलाइंस है कि आपको इस वे से डील करना है जब आप इस एक्ट को बेसिकली जब इस एक्ट को एक्सरसाइज किया जाता है। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें से नॉर्मली क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। पहला ये ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा वेलफेयर कमेटी। तो आपको पूरे एक्ट में इन दो चीज़ों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको मतलब इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, आपको दोनों का गो थ्रू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 4, notwithstanding anything contained in the CRPC, the state government shall constitute for every district one or more juvenile justice boards for exercising the powers and discharging its functions relating to children in conflict with law under this act। conflict with law मतलब कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ कि कोई ऑफेंस किया और वो पर्टिकुलर जो जुवेनाइल है, ही इज़ इन conflict with law, दैट मीन्स उसने कुछ गलत किया। तो उस केस में जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जब ये एक्ट आया कि जुवेनाइल बोर्ड सेट होना चाहिए फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस। अ बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नॉट बीइंग चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सीजीएम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बोर्ड में कौन कौन मेंबर्स होंगे, विद एट लीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एंड 2 सोशल वर्कर्स। दैट मीन्स एक जो इन्होंने बात की एमएम और जेएमआईसी, जिनमें से ये नहीं होने चाहिए, दैट इज सीएमएम और सीजीएम। उसके अलावा विद एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एंड 2 सोशल वर्कर्स सिलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ऑफ whom at least one shall be a woman, forming a bench, and every such bench shall have the powers conferred by CRPC on a MM or as the case may be a judicial magistrate first class। तो आपको ध्यान रखना है बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन। नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस सच पर्सन हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो पीरियड है फॉर एटलीस्ट 7 years, आपको ये ध्यान में रखना है फॉर द एक्ट। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड इफ ही, अगर कोई ऐसी वायलेशंस की हैं, देन द पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। Past record of violation of human rights, convicted of an offence involving moral turpitude, has been removed or dismissed from the service of CG or SG, indulged in child abuse or employment of child labor or any other violation of human rights। इन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे। The state government shall ensure the induction, training and sensitization of all members including principal magistrate of the board, मतलब जो बोर्ड का हेड है, on care, protection, rehabilitation, legal provisions and justice for children as may be prescribed is provided within a period of 60 days from the date of appointment। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेज आपको बता रहा हूँ और अथॉरिटीज, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है एक्ट में, इनमें से नॉर्मली क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। देन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड द मैनर इन विच सच मेंबर मे बी रिजाइन शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पहले बात की हमने
कि अगर अपॉइंटमेंट करनी है तो ये वायलेशंस नहीं होनी चाहिए। अब 7th जो सबसेक्शन है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 7, इसमें अगर आप ये चीजें करते हैं तो डायरेक्टली वायलेशन होगी और उस केस में पर्सन कैन बी रिमूव्ड। द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट may be terminated after holding an inquiry by the state government if he is found guilty of misuse of power, fails to attend the proceedings of the board, fails to attend less than 3/4 of the sittings in a year, becomes ineligible under subsection 4 during his term as a member। तो उस केस में अगर वो जो सबसेक्शन 4 में हमने वायलेशंस की हैं, मॉरल टर्पिट्यूड एक्सेट्रा, वो सब अगर होंगी, ही विल बी रिमूव्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 5। फ्रेंड्स, ये दोनों केसेस हैं 5 और 6 में। एक केस में कि अगर इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, मैंने पहले बात की थी कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इसमें जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज इंक्वायरी, तो वो ट्रायल वर्ड यूज नहीं किया गया। जब हम अरेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे वर्ड यूज होगा एप्रीहेंशन। अब जब इंक्वायरी की बात करते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच इंक्वायरी द चाइल्ड कंप्लीट्स द एज ऑफ 18। पहली बात, इंक्वायरी स्टार्ट हुई और इंक्वायरी चलते चलते इफ ही कंप्लीट्स द एज ऑफ 18 years, then notwithstanding anything contained in this act or in any other law for a time being in force, the inquiry may be continued by the board and orders may be passed in respect of such person as if such person had continued to be a child। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी लेवल पे एप्रीहेंशन हुई तब चाइल्ड की एज कम थी। अब जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई, ही क्रॉसेस द एज ऑफ 18 years, बट जब इंक्वायरी का रिजल्ट जो आज आया, इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड कि आज एज 19 है या 20 है, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द पर्सन हैड कंटिन्यूड टू बी अ चाइल्ड। मतलब आज चाहे वो 20 साल का है, इट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि जब ऑफेंस हुआ तब ही वॉज एज ऑफ 18 years। दूसरा इंस्टांस है, एनी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 years ऑफ एज एंड इज एप्रीहेंडेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। पहले स्टेज में था सेक्शन 5 में कि ऑफेंस हो चुका है, इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है, अब वो उसकी एज क्रॉस कर गई 18, तब क्या होगा? तब उसको एज अ चाइल्ड ही काउंट किया जाएगा। सेकंड ये है, आज पता चलता है कि ये ऑफेंस था, या वो जितने भी साल उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग होंगी, या जब ऑफेंस हुआ, तो ये सेक्शन बोलता है कि जब ऑफेंस हुआ, इफ ही वॉज बिलो द एज ऑफ 18 years, then such person shall, subject to the provisions of this section, be treated as a child during the process of inquiry। right? उसमें ऑलरेडी इंक्वायरी स्टार्टेड थी, क्रॉसेस द एज, तब भी चाइल्ड है। अब इंक्वायरी जो बाद में स्टार्ट हुई, देन ही विल बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। मतलब जो प्रोविजंस होंगी दैट विल बी ऑफ अ चाइल्ड, जो एक्ट जिस चीज की बात कर रहा है। द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इफ नॉट रिलीज्ड ऑन बेल बाय द बोर्ड शैल बी प्लेस्ड इन अ प्लेस ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। अब इसमें बात करेंगे, बेल की प्रोविजंस बाद में डिस्कशन करूंगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नॉर्मली बेल देना एक जनरल रूल है कि आप अगर चाइल्ड को अरेस्ट जो एप्रीहेंशन की गई, इन दैट केस बेल इज अ जनरल रूल। इस जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मेन रोल है दैट इज टू इंप्रूव अ चाइल्ड, या कहीं पे उसकी लाइफ और सेफ्टी इन्वॉल्व है, उस चीज को बचाना, इन दैट केस बेल विल नॉट बी ग्रांटेड। द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी ट्रीटेड एज पर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ डील किया जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करते हैं, द बोर्ड शैल मीट एट सच टाइम्स एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एट इट्स मीटिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल इंश्योर दैट ऑल प्रोसीजर्स आर चाइल्ड फ्रेंडली एंड that the venue is not intimidating to the child and does not resemble as a regular courts। तो मतलब ये कोई भी लोकेशन हो सकती है, दैट कुड बी इवन अ हाउस, कि जहाँ पे ये प्रॉपर सिस्टम सेट किया जाएगा। अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ मे बी produced before an individual member of the board when the board is not in sitting। A board may act notwithstanding the absence of any member of the board, and no order passed by the board shall be invalid by the reason of only of the absence of any member during any stage of proceeding। right? Provided that there shall be at least 2 members including the principal magistrate present at the time of final disposal of the case। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जब फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस है, एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए। मूविंग ऑन टू द पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप देखेंगे कि जो एक्ट है, अगर चाइल्ड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ, द एक्ट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। अगर चाइल्ड ने कोई ऑफेंस किया, द एक्ट इज बिट लीनियंट, क्योंकि हमें बच्चे को इंप्रूव करना है।
ना कि उसको स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ पनिश करके दैट ही मेकअप्स हिज माइंड कि जी मेरे को तो ये ऑफेंस करने हैं, मेरे को पनिश किया गया, नाउ आई विल नॉट इम्प्रूव। तो इस चीज को थोड़ा एक्ट लीनियंट है कि उन बच्चों को कैसे इंप्रूव किया जाए इफ दे आर इनटू सच एक्टिविटी दैट इज कंफ्लिक्ट विद लॉ, जो कि हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में रीड किया। दोस्तों आगे अभी जाके व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रोवाइड यू सम स्टोरी टू रिमेंबर ऑल द 10 चैप्टर्स ऑफ दिस एक्ट। आपको मैं एक सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा जिससे आप 10 के 10 चैप्टर याद कर सकेंगे, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा इट विल बी ऑन योर टिप्स। तो साथ ही साथ जब मैं सेक्शन बार बार रिवाइज कर रहा हूं, दैट इज आई एम रिपीटिंग अ सेक्शन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 इज रिगार्डिंग चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 इज रिगार्डिंग चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। टोटल एक्ट में 10 चैप्टर्स हैं और 112 सेक्शंस हैं। पावर फंक्शंस के रिगार्डिंग द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड शैल इंक्लूड ensuring the informed participation of the child and parent or guardian, ensuring that the child rights are protected throughout the process of apprehending the child, inquiry after care and rehabilitation। तो जो मेन एक्ट का जो सारा रोल है दैट इज बच्चे को, दैट इज अगर गलत किया पकड़ना है, इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स होंगी, आफ्टर केयर जिसकी हमने डेफिनेशन कवर की, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, एंड रिहेबिलिटेट करना है कि वो सोसाइटी में फिर से रहने के लायक हो सके। एग्जाम्पल कुड बी कि अगर कोई ड्रिंकिंग का केस है इट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड, अगर कोई और तरह का ऑफेंस है दैट चाइल्ड वॉज मोल्डेड, उसको थोड़ा ऐसा कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज में डाला गया तो उसका माइंड वॉश करना है, दैट इज द मोटिव ऑफ दिस एक्ट। ensuring availability of legal aid for the child through the legal services institutions, the board shall provide an interpreter or translator, जैसे हम सीआरपीसी में बात करते हैं टू सेक्शन 282, तो यहाँ पे बात की गई है हैविंग सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट हु हैज नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है ऑफ दिस एक्ट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उन चीज़ों को अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार ओवरव्यू मिले और आप इजीली इन आंसर्स को क्लिक कर पाए एग्जामिनेशन में। अब जो चैप्टर नंबर 4 है जिसकी डेफिनेशन अभी हमने की थी, रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। As soon as a child alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, such child shall be placed under the charge of a special juvenile police unit or the designated child welfare police officer। तो हर जगह हम एप्रीहेंशन मतलब उसको पकड़ा और चाइल्ड वेलफेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोटिव मैंने अभी बात की आपसे कि मोटिव यही है बच्चे को इंप्रूव करना है। हु शैल प्रोड्यूस द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। आपको ये पीरियड मार्क करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो ये पीरियड नॉर्मल केसेस में भी सेम है जैसे कि सेक्शन 57 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब जो नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट टू प्रोवाइड फॉर पर्संस थ्रू whom any child alleged to be in conflict with law may be produced before the board, to provide for the manner in which the child alleged to be in conflict with law may be sent to an observation home or place of safety। तो ये सब क्या है, टू इम्प्रूव द चाइल्ड ताकि उसको एक कंफर्ट जोन मिल पाए। रोल ऑफ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इज कंफ्लिक्ट इज प्लेस्ड, मतलब ये कोई भी जो हमें अभी बात की ऑब्जर्वेशन होम हो सकते हैं, कोई प्लेस ऑफ सेफ्टी हो सकता है, कोई हाउस हो सकता है, कोई यूनिट हो सकता है for the welfare। Any person in whose charge a child in conflict with law is placed shall, while the order is in force, have responsibility of the said child, as it if the said person was the child's parent and responsible for the child's maintenance। और ये जो वेलफेयर होम्स वगैरह सारे होते हैं दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, चाहे उनको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे या ना दे, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट provided that the child shall continue in such person's charge for a period stated by the board। board is juvenile justice। अब जो बेल की बात की थी हमने स्टार्ट में कि बेल की प्रोविजन आएंगी, सेक्शन 12 डील्स विद द प्रोविजंस फॉर बेल। When any person who is apparently a child and is alleged to have committed a bailable or non-bailable offense, फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप इनको मार्क कीजिए, एप्रीहेंडेड और डिटेन्ड बाय द पुलिस और अपीयर्स और ब्रॉट बिफोर अ बोर्ड, सच पर्सन शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनी और इन एनी अदर लॉ फॉर अ टाइमिंग इन फोर्स बी रिलीज्ड ऑन बेल
with or without surety or placed under the supervision of a PO or under the care of any fit person. यहाँ पे है कि बेल देना एक जनरल रूल है. Provided such person shall not be released if there appears reasonable grounds for believing that the release is likely to bring that person into association with any known criminal or expose the said person to moral, physical or psychological danger, or the person's release would defeat the ends of justice, and the board shall record the reasons for denying up the bail and circumstances that led to such decision. तो ये वो प्रोविजन थी, दैट इज अ एक्सेप्शन फॉर अ जनरल रूल कि इन केसेस में बेल ग्रांट नहीं होगी अगर थोड़ा सा भी डाउट है. तो ये जनरल प्रोविजन आप एक बार रीड कर सकते हैं. सबसेक्शन 2, 3, 4 एक बार आप इसको गो थ्रू कीजिए. सेक्शन 13 एक बार आप रीड कर सकते हैं. वेयर अ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज एप्रीहेंडेड, द ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन और द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट टू विच सच चाइल्ड इज ब्रॉट shall as soon as possible after apprehending the child inform the parent or guardian, the probation officer, or if no probation officer is available, a child welfare officer, for preparation and submission within 2 weeks to the board a social investigation report. तो social investigation report और इसका time period बहुत important है यहाँ पे, that is 2 weeks, regarding the antecedents and family background of the child and other material circumstances likely to be of assistance to board for making the inquiry. Where a child is released on bail, the PO, probation officer or the child welfare officer shall be informed by the board. सेक्शन 14 के पहले फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो चैप्टर 4 है प्रोसीजर विद रिगार्ड टू चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, इस केस में जो सारी प्रोविजंस है सेक्शन 10 से लेकर 26 तक, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे एक्ट का. तो आप एक बार इनको सबको एक बार गो थ्रू करके, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मैं साथ के साथ बेयर एक्ट में बता दूंगा, और आप एक बार वैसे भी इसको पूरे का पूरा अगर कहीं मिस आउट की जाती चीज़ एक बार सिर्फ आप रीड आउट करके छोड़ सकते हैं. तो आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, चैप्टर नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाइक द टाइम पीरियड या किस अथॉरिटी या बोर्ड का रोल है, इनको आपको ध्यान से करना है. इन चीज़ों को आपको ध्यान से करना है. इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, इस केस में where a child alleged to be in conflict with law is produced before the board shall hold an inquiry in accordance with the provisions of this act and may pass such order in relation to such child as it deems fit under section 17 and 18 of the act. तो section 17 और 18 अभी हम go through करेंगे regarding the dealing. The inquiry under this section shall be completed within a period of 4 months, और यहाँ पे दोस्तों आप 4+2 लिख सकते हैं, that is the basic period, और इसको एक्सटेंड भी किया जाता है फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 more months बाय द बोर्ड. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पीरियड है दैट इज 6 months, 4+2. अब प्रिलिमिनरी असेसमेंट इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 15 शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड. तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है. Then, if inquiry by the board under subsection 2 for petty offences remains inconclusive even after the extended period, the proceedings shall stand terminated. मतलब उस केस में बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, और ये पर्टिकुलर चीज़ें होंगी कि क्योंकि वो पेटी ऑफेंसेस हैं तो इस केस में इतना स्ट्रिक्टली इसको नहीं लिया जाएगा. प्रोवाइडेड दैट फॉर सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस इन केस द बोर्ड रिक्वायर्स फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, द सेम शैल बी ग्रांटेड. तो ये दो सिचुएशंस हैं, पहला है जो पेटी है, दूसरा heinous crimes, granted by the CGM or as the case may be by the CMM for reasons to be recorded in the writing. The board shall take the following steps to ensure fair and speedy inquiry. तो आप दोस्तों ये चीज़ें एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, लाइक ये जनरल वेलफेयर की बातें हैं जो कि आपको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं इन चीज़ों को. और नेक्स्ट जो है प्रीलिम असेसमेंट इनटू हेयरनेस ऑफेंसेस बाय बोर्ड. तो ये एक बार ये सेक्शंस भी आपको जो प्रोसीजर पार्ट है, तो प्रीलिम्स में आपको जैसे कि एज, प्रीलिम इंक्वायरी के रिगार्डिंग सेक्शन क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, तो रिव्यू के केस में द CGM और द CMM शैल रिव्यू द पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑफ द बोर्ड वंस इन एवरी 3 months. ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस इन एवरी 3 months, एंड शैल डायरेक्ट द बोर्ड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स सिटिंग और मे रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडिशनल बोर्ड. जैसे कि स्टार्टिंग में हम बात की थी कि बोर्ड और बोर्ड्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, तो दे कैन फॉर्म अ एडिशनल बोर्ड. द नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द बोर्ड, ड्यूरेशन ऑफ सच पेंडेंसी
Nature of pendency and reasons thereof shall be reviewed in every 6 months by a high level committee consisting of executive chairperson of state legal services authority who shall be the chairperson. तो आप ये चीज ध्यान में रखिए regarding the authority. Then section number 17, orders regarding a child not found to be in conflict with law. Where a board is certified on inquiry that the child brought before it has not committed any offence, then notwithstanding anything contrary contained in any other law for timing in force, the board shall pass order to that effect. In case it appears to the board that the child referred to in subsection 1 is in need of care and protection, it may refer the child to the committee with appropriate directions. जो कि हम बात करेंगे रिगार्डिंग द केयर एंड प्रोटेक्शन, तो वो चैप्टर नंबर 6 डील करता है एक्ट का पूरा, कि उसमें हम डील कैसे करते हैं कि रिगार्डिंग केयर एंड प्रोटेक्शन क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, जो कि अभी फर्दर हम बात करेंगे. ऑर्डर रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, ये जनरल प्रोविजन आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इस चीज़ को. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जैसे कि अलाउ द चाइल्ड टू गो टू होम आफ्टर एडवाइस और एडमोनिशन, डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग, ये हैं बातें कि ताकि उसका जो माइंड डाइवर्ट करके ऑर्डर द चाइल्ड टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विस, जैसे कि ओवरऑल एडिशनल जो चीज़ें हैं द बोर्ड में इफ सो थिंग्स फिट, तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं ताकि वो चाइल्ड का एक बार माइंड सेट चेंज किया जा सके. Provided that if the conduct and behavior of the child has been such that it would not be in child's interest, उस केस में the board may send such child to the place of safety, right? और जो clauses ऊपर दिए गए हैं A to G, in addition to that, attend school, attend vocational training, ये चीज़ें भी की जा सकती हैं. Powers of Children Court, तो मैंने बात की थी कि इस लॉ में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चिल्ड्रन कोर्ट, वेलफेयर कमेटी, देन आई टॉक्ड अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन जिसके रिगार्डिंग एग्जांपल भी लिया, देन हाई कोर्ट. तो ये अथॉरिटीज लेवल बाय लेवल इनका रोल प्ले होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड. नेक्स्ट देखते हैं इसकी पावर्स क्या हैं. तो जो पावर्स हैं दैट इज आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ प्रीलिमिनरी असेसमेंट फ्रॉम द बोर्ड अंडर सेक्शन 15, जो कि हमने चिल्ड्रन कोर्ट्स के बारे में बात की थी पहले भी. देयर इज अ नीड फॉर ट्रायल और देयर इज नो नीड ऑफ ट्रायल, तो ये चीज भी डिसाइड की जा सकती है. द चिल्ड्रंस कोर्ट शैल इंश्योर दैट द फाइनल ऑर्डर विद रिगार्ड टू चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ शैल इंक्लूड एन इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड इंक्लूडिंग फॉलो अप बाय द प्रोबेशन ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और अ सोशल वर्कर. तो मतलब सारी स्कीम डेडिकेटेड जो भी प्रोवाइड की जाएगी. द कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड हु इज फाउंड टू बी इन कंफ्लिक्ट विद लॉ is sent to a place of safety till he attains the age of 21 years. तो यहाँ पे एज का फैक्टर इंपॉर्टेंट है, राइट. नेक्स्ट जो है चाइल्ड अटेन्ड एज ऑफ 21 years एंड येट टू कंप्लीट प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ स्टे इन प्लेस ऑफ सेफ्टी, आप ये रीड कर सकते हैं. इसके बाद सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है, दैट नो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ शैल बी सेंटेंस्ड टू डेथ और फॉर LI without the possibility of release for any such offense, either under the provisions of Act or under the provisions of IPC or any other law for a time being in force. No child in conflict with law shall be sentenced. तो 21 section important है. Proceedings under chapter 8 of the CRPC not to apply against child. तो ये भी वो clause है that is not applicable. No joint proceedings of child in conflict with law and person not a child. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल है, मान के चलिए 3 पर्सन है जिन्होंने ऑफेंस किया, उस केस में 2 एडल्ट्स हैं और 1 चाइल्ड है एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. फॉर टाइमिंग इन फोर्स देयर शैल बी नो जॉइंट प्रोसीडिंग ऑफ अ चाइल्ड, मतलब वो सारा सिस्टम सेपरेट चलेगा अपार्ट फ्रॉम एडल्ट्स. इफ ड्यूरिंग द इंक्वायरी बाय द बोर्ड और बाय चिल्ड्रंस कोर्ट द पर्सन एलिज्ड टू बी इन कंफ्लिक्ट विद द लॉ इज फाउंड दैट ही इज नॉट अ चाइल्ड, सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड अलॉन्ग विद द चाइल्ड. तो अगर कोई भी बाद में पता चलता है दैट ही इज नॉट अ चाइल्ड, उसका जो proceedings that will be different from a child. Next, regarding the provision with respect to runaway child in conflict with law, in this case contained in any other provision for a timing in force, any police officer may take, तो ये wording important है, any police officer may take charge of a child in conflict with law who has run away from a special home or an observation home or a place of safety or from the care of a person or institution under whom the child was placed.
right? Next point, the child referred to in subsection 1 shall be produced within 24 hours. The time period is very, very important, preferably before the board, right? The board shall ascertain the reasons for the child having run away. तो ये सारा कुछ मेंशन किया जाएगा. Appropriate orders for the child to be sent back either to the institution or person from whose custody the child had run away. No additional proceedings shall be instituted in respect of such child. तो इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लेंदी होने के कारण जो सारा प्रोसीजर है चैप्टर 5 का, दैट इज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा. अभी के लिए व्हाट वी डू इज 10 के 10 चैप्टर्स कहां पे क्या कवर्ड है, लेट्स हैव अ लुक. फ्रेंड्स, अब इसको याद करने का तरीका एक बहुत ही छोटी स्टोरी है. जब पेरेंट्स घर से मार्केट जाने वाले थे तो प्रकाश राव ने अपनी छोटी सिस्टर को फोन करके बोला, राधा, अरे तुम भी उधर मार्केट जाओ. चलिए अब देखते हैं कि ये स्टोरी में पूरा है क्या. सबसे पहले जब पेरेंट्स घर से मार्केट जाने वाले थे तो प्रकाश राव ने अपनी छोटी सिस्टर को बोला, राधा, अरे तुम भी उधर मार्केट जाओ. तो यहां पे पी का मतलब प्रीलिमिनरी. घर से जो जी है, जी का मतलब जनरल प्रिंसिपल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 2. अब चैप्टर नंबर 3, यहां पे जाने, जे का मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. अब जो नेक्स्ट है, यहां पे